Morning everyone. Today's topic is momentum conservation and center of mass motion. So how can we explain the momentum conservation in center of mass? So we all know that the external force applied by us on a system of a body is equal to the total mass of the body and the acceleration of center of mass. Okay, so if we can write this equation like this: acceleration is equal to change in velocity upon time interval. It means dvcm by dt, because this one is the acceleration of center of mass, so here we take the velocity of center of mass. Okay, so if there is no external force applied by us on the body, then we get mass into change in velocity of center of mass upon time interval is equal to 0. So from this, dvcm upon dt is equal to 0. So from here, the velocity of center of mass of the body is equal to 0. यहाँ से आपका जो रिलेशन निकली, ये आप क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट इज इक्वल टू 0. वाई? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ नॉट इक्वल टू 0. बेसिकली यहाँ पर आप जो लिख रहे हैं वो इस फॉर्म में लिख रहे हैं: डी बाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दिस वन इज रेट ऑफ change in linear momentum. This quantity is rate of change in linear momentum of body, and the differentiation of this quantity is equal to 0. It means this quantity is constant. तो यहाँ से ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ प्रूव होता है कि if we do not apply external force on the system, then the rate of change of linear momentum of body is constant. Okay, यहाँ से आपका ये पॉइंट linear momentum conservation in the form of center of mass proving हो सकती है. Okay, अब इसी में आप थोड़ा सा मैं कुछ एप्लीकेशंस इसके बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखने हैं. तो एप्लीकेशन आपके जो हैं वो बहुत सिंपल हैं कि अगर आप एक एक्सप्लोज़न ले लेते हैं फायर क्रैकर का जो रेस्ट में है, ये सपोज़ करिए एक फायर क्रैकर है जो रेस्ट में है एक सिस्टम में, और आप इसको जब ये एक्सप्लोड होगा तो इसके डिफरेंट मासेस डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. तो सपोज़ करिए कि इस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्रैकर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, दिस वन इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सीएम. ठीक है, और ये बाकी सारे पार्टिकल्स के अपने ट्रेजेक्ट्री है. तो यहाँ से जो ट्रेजेक्ट्री है, जो फ्रेगमेंट है उनकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? वो पैराबोलिक होगी. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि trajectory of fragments are always is a parabolic. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. when the explosion occurs due to the chemical reaction that takes place within the cracker and not because of any external force. यहाँ पे किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारा एक्सप्लोजन नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन से हुआ. सो आफ्टर एक्सप्लोजन इट्स फ्रेगमेंट फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज. ओके, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सीएम इज 0 even after explosion. Clear? Thus, the center of mass of the firecracker remains at rest even after explosion. ये आपको पॉइंट माइंड में हमेशा लेके चलना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है, अगर ये रेस्ट में रखा हुआ है और एक्सप्लोड कर देता है
इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो सेंटर ऑफ मास अपने ही पॉइंट पे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे जो मैंने ट्रैजेक्टरी दिखाई है, ये मैंने भी इसलिए दिखाया था, अगर मैं इसको रेस्ट में रखता ये लाइक दिस, अब ये एक्सप्लोड होगा, तो इसका मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है, ये बॉडी है, ये क्रैकर है, ये एक्सप्लोड हो रहा है, तो फ्रैगमेंट्स जो होंगे वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, ये क्लियर, ये तो फैक्ट है। बट सेंटर ऑफ मास हमारा रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहेगा। इस कंडीशन पे हमने इसको एयर में लिया है, जैसे रॉकेट है या कोई और आपका क्रैकर है जो एयर में है और वो ब्लास्ट करता है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, तो आफ्टर एक्सप्लोजन ऑल फ्रैगमेंट्स ऑफ द फायर क्रैकर्स travels along their own parabolic path with different velocities, but center of mass keeps on traveling along the same parabolic trajectory which it was following before disintegrating। अगर ये फायर क्रैकर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो जब ये एक्सप्लोड होगा तो बाकी के फ्रैगमेंट्स तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ में जाएंगे और डिफरेंट पैराबोलिक पाथ में जाएंगे। बट जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में, उसी पाथ को फॉलो करेगा जिसमें वो पहले से चल रहा था। और ये आपने देखा होगा कई बार, जब आप फायर क्रैकर्स, आप स्काई में जब रॉकेट होता है, जब वो ब्लास्ट करता है, तो रॉकेट का एक पोर्शन उसी स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहता है, जबकि बाकी के फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, इंटरनली रिएक्शन के थ्रू वो ब्लास्ट करती है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा और बाकी के फ्रैगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से उड़ जाएंगे। जैसे आप कोई क्रैकर ले लें और उसे आप ज़मीन पे रख के ब्लास्ट करते हैं, तो उसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्लास्ट होता है, तो देखिएगा बहुत सारे फ्रैगमेंट्स जो उसके होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, बट कुछ पार्ट होता है जो हमारा उसी जगह पे पड़ा रहता है। वो जो पार्ट है बेसिकली वो क्या है, वो उस पार्ट पे सेंटर ऑफ मास रहा होगा, इसलिए वो वहीं पे रहा। लेकिन अगर आप कोई क्रैकर को एयर में अगर आप ब्लास्ट कराते हैं, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पाथ में ही चलता रहेगा, बाकी के फ्रैगमेंट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएंगे और ट्रैजेक्टरी हर एक की क्या होगी, पैराबोलिक होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बाद सेकंड आपका जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर हम मून, अर्थ और सन के कंबाइंड मोशन को देखें, सो इफ़ द सन were absent, the earth and the moon would execute elliptical motion around their common center of mass। अगर सन को एब्सेंट मान लें, सन वहाँ पे ना हो, तो अर्थ और मून जो होंगे वो हमारे क्या करेंगे, इलिप्टिकल मोशन को एग्जीक्यूट करेंगे। और इलिप्टिकल मोशन को आपको जानते हैं, इलिप्स में आपके फोकाई होते हैं, तो यहाँ पे इलिप्टिकल मोशन जो होगा वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के ये दो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जर्नल में बहुत काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट शेप्स के सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए उसका मेथड कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो शेप है वो है रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। तो इफ़ वी वांट टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी मास का नाम तो आ ही रहा है। तो एक रॉड आपको ऐसी मालूम होनी चाहिए जिसका मास मालूम हो और जिसकी लेंथ मालूम हो। तो सपोज़ करिए ये मैंने एक रॉड ले ली है, ये एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है ओरिजिन पे, ठीक है। इस फुल रॉड का मास कितना है, मास ऑफ रॉड ये हमने ले लिया है कैपिटल M, एंड लेंथ ऑफ रॉड हमने ले ली है कैपिटल L, ठीक है। तो अभी जब आपने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज़ किया था तो उसमें हमारे डिफरेंट पार्टिकल के मास थे, यहाँ डिफरेंट पार्टिकल्स आपके मास गिवन ही नहीं है। उस कंडीशन पे आपको एलिमेंट्री मास लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसका रॉड का एलिमेंट्री मास लें
तो सपोज़ करिए अगर मैं आपको कोई इस तरीके की रॉड दे दूँ और मैं बोलूँ कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स करिए और सारे पार्ट्स की शेप एक जैसी हो, तो आप इसके शेप कैसे करेंगे? इसके पार्ट आपको इसी शेप में मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर आप ले लेंगे तो वो इसका एलिमेंट्री मास आप कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये पार्ट ले लिया तो ये इसका एलिमेंट्री मास है। अब इस पार्ट में लेंथ भी है, तो इस पार्ट की लेंथ को हमने dx सपोज़ कर लिया। अब ये पार्ट जो है हमने सपोज़ कर लिया कि ये x एक्सिस ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसका मास क्या होगा? तो मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट या मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? हमने सपोज़ कर लिया कि इस एलिमेंट का मास आपका dm है, बट आप ये निकाल सकते हैं कैसे? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। तो ये इस एलिमेंट का मास आ गया, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास, अब ये x एक्सिस पे है तो आप x एक्सिस पे ही निकालेंगे इसका, और y एक्सिस पे भी निकाल के देखेंगे हम लोग। तो XCM का फॉर्मूला क्या होता था? हम लोग ने जब मासेस के डिफरेंट पार्टिकल के मासेस गिवन थे तो हम लोग ये यूज़ करते थे, m2x2 डॉट 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 mnxn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। बट यहाँ पे मासेस आपके डिफरेंट पार्टिकल के नहीं गिवन हैं। जब आपको एलिमेंट्री लेट करना होता है तो आप इस पार्ट का क्या करते हैं? इस पार्ट को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? आप इसको ऐसे लिखेंगे, सम का मीन्स इंटीग्रेट कर दिया। किसको इंटीग्रेट किया? इनके प्रोडक्ट को। तो m इंटू एक्स, यहाँ जो एलिमेंट्री पार्ट लिया है उसका मास है dm और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है x, तो इसको आप ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला पोर्शन इस पॉइंट पे आएगा और ये वाला पोर्शन इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है? 0, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है? l है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो लोअर लिमिट आप लगाएंगे 0 एंड अपर लिमिट लगाएंगे l। अपॉन में क्या है? टोटल मास, और टोटल मास ऑफ द रॉड हमने कितना लिया है? m, तो वो मैंने आउटसाइड डिवाइड में कर लिया। अब आप इस वैल्यू को रिप्लेस करें, x dm की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, m अपॉन l डॉट dx, और ये x पहले से था। m हमें गिवन है तो कांस्टेंट है, l गिवन है कांस्टेंट है, इसलिए m अपॉन l आपने आउटसाइड निकाल लिया। तो यहाँ पार्ट आपका 0 to l x टू दी पावर 1 dx, m एंड m कैंसल्ड आउट हो गया आपका। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन l x टू दी पावर 1 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 to l। 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, सो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट से 0। So finally we get XCM is equal to L स्क्वायर बाई 4L। अच्छा, 2 आप आउटसाइड ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे 2 को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो L से L स्क्वायर कैंसिल, सो वी गेट XCM इज इक्वल टू L बाई 2। ओके, अब आप अगर YCM फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए इस पार्ट का Y एक्सिस में कंपोनेंट आपका 0 है, Y एक्सिस में आपका कोऑर्डिनेट है ही नहीं, सो YCM आपका डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो x जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? XCM कॉमा YCM, सो वी गेट L बाई 2 कॉमा 0। सो इट मीन्स रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के बाद हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लेते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल्स के अगर हम लोग मासेस निकालना चाहें, सेंटर ऑफ मासेस निकालना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आप इसको देखिए। इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।